आज के इस लेक्चर में हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाई के बारे में बातचीत करेंगे कि प्यूरिफिकेशन वाटर सप्लाई का कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाई क्यों ज़रूरी है। थोड़े के लिए मैंने आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। अगर किसी भी वाटर में ये प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है, वो भी ऐसे जो डिजायरेबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें इनको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने अगर बात करूं कि जैसे थोड़ी देर के लिए किसी भी पानी में वाटर मतलब बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और आपने बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का पानी क्या पब्लिक सप्लाई कर दिया। पर बैक्टीरियल वाटर जो हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या, जब बैक्टीरियल वाटर को हम सप्लाई कर देते हैं तो वो ह्यूमन अपन ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद क्या होता है कि वो बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है और अलग अलग तरीके से वो रिएक्ट करता है। किसी को डायरिया हो जाएगा, किसी को डेंगू होगा, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके बॉडी में आ जाएंगी। तो उनको रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं कि उसका हमें डिसइंफेक्शन करना पड़ता है। डिसइंफेक्शन मतलब वहाँ से बैक्टीरिया को रिमूव करना। अगर बैक्टीरियल प्रॉपर्टी आती है, क्लोराइड की वैल्यू अगर ज़्यादा है, क्लोराइड कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा है थोड़ी देर के लिए, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा हमें। पीएच की वैल्यू ज़्यादा हो रही तो उसको भी कम करनी पड़ेगी। अपन को नॉर्मल लेवल पर नेचुरल स्टेट में लाना पड़ेगा। नेचुरल स्टेट का मतलब है पीएच की वैल्यू 7 होनी चाहिए, ठीक है। सॉलिड्स जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हैं उनकी वैल्यू हमको कम करनी पड़ेगी, ठीक है। टर्बिडिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो ये सब पूरे फैक्टर्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, ऐसा कि वो डिजायरेबल हो। किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए, डिजायरेबल होनी चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल मतलब उतना हम, अगर उतना है, अगर हम ड्रिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिजायरेबल वैल्यू की यहाँ पर बातचीत करेंगे, ठीक है। और हमें अगर किसी भी वाटर में ये वैल्यू डिजायरेबल वैल्यू के ऊपर है, मतलब परमिसिबल वैल्यू के ऊपर है, तो हमें क्या करना है, तब हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता पड़ती है। तो जनरली जो ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, कैसे कैसे हम वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस को क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, इसके बाद एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं उनको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट की कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो पहली जो ट्रीटमेंट की प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। इसके बाद है सेडिमेंटेशन, इसके बाद है सेडिमेंटेशन एडेड विद कोआगुलेशन, इसके बाद है फिल्ट्रेशन, इसके बाद है डिसइंफेक्शन, इसके बाद है एरिएशन, इसके बाद है सॉफ्टनिंग, और लास्ट वन भी मिसलेनियस ट्रीटमेंट। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप को हम क्या करना पड़ता है, वाटर ट्रीटमेंट की 8 स्टेप को फॉलो करना होता है। तो मैं एक एक स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, फिर बाद में इनके बारे में वास्ट में पढ़ने, डिस्क्रिप्शन में है, इनमें डिजाइनिंग भी है, मैं आपको डिजाइन करना भी सिखाऊंगा कैसे कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है स्क्रीनिंग मतलब क्या है कि स्क्रीन जाली का इस्तेमाल करना। जनरली अपन ने अपने घरों में आपने देखा होगा, चाय बनाने की छन्नी होती है, उसमें क्या करते हैं, अपन चाय डालते हैं छन्नी ऊपर, तो उसमें चाय की पत्ती ऊपर, चाय की छन्नी के ऊपर हो जाती है। सेम इसी तरह की हम वहाँ पर जाली लगाते हैं, ठीक है। वो स्टील बार की बनी होती है। जनरली 3 टाइप की हम स्क्रीन का यूज़ करते हैं। एक होती है फाइन स्क्रीन, एक होती है मीडियम स्क्रीन, और एक होती है कोर्स स्क्रीन, ठीक है। इन तीनों स्क्रीनों का हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इन स्क्रीन का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो पानी हम डैम से, रिजर्वायर से डायरेक्ट लेते हैं, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं कि अगर हम उनको सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए, अगली प्रोसेस के लिए भेजेंगे, तो वहाँ पर हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, पहले ही हम वो इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं, उसमें स्क्रीन लगा के बहुत सारी इम्प्योरिटीज को पहले ही हटा लेते हैं। तो जनरली कोर्स स्क्रीन को पहले लगाया जाता है, इसके बाद कौन सी लगाते हैं, मीडियम स्क्रीन, इसके बाद फाइन स्क्रीन। जनरली फाइन स्क्रीन का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी वो क्या होती है, क्लॉग हो जाती हैं। तो क्लॉगिंग के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, इसके लिए हम फाइन स्क्रीन का यूज नहीं करते। जनरली कोर्स स्क्रीन के बाद हम किसका, मीडियम साइज की स्क्रीन का यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस में। अब क्या होता है कि ये जब हम स्क्रीन का यूज करके हमने बहुत सारा पार्टिकल निकाल के बाहर कर लिया, इसके बाद हम अगली स्टेप जो जाते हैं उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस, मतलब सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या है, नॉर्मल बात समझिएगा, एक बहुत लंबा सा एक हॉरिजॉन्टल टाइप का टैंक होता है, लंबा सा टैंक होता है, उसमें पानी को हमको, वाटर जो
कहाँ से आया, स्क्रीन से आया, उसको हमें स्टे कराना होता है। स्टे मतलब रेस्ट कंडीशन में छोड़ना पड़ता है। जब हम वाटर को रेस्ट कंडीशन में छोड़ते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल धीरे धीरे क्या होता है, सेटल डाउन होना चालू कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब क्या होता है, सेडिमेंटेशन देखा जाए तो सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस होती है उसमें दो टाइप के टैंकों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर टैंक होता है, एक होता है सर्कुलर टैंक होता है। जनरली हम रेक्टेंगुलर टैंकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां पे स्पेस कम है, स्पेस की अवेलेबिलिटी कम है, वहां पे हम सर्कुलर टैंकों का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे स्पेस बहुत ज़्यादा है तो वहां पर हम रेक्टेंगुलर टैंकों का इस्तेमाल करते हैं। रेक्टेंगुलर टैंकों को बनाना ज़्यादा आसान है, उनके रखरखाव करना आसान है, मेंटेनेंस करना आसान है। सर्कुलर टैंकों का थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन स्पेस के हिसाब से सर्कुलर टैंक को हम कम जगह पे बना सकते हैं, लेकिन जो रेक्टेंगुलर टैंक होते हैं उनको काफ़ी लंबी जगहों में आपको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो रेक्टेंगुलर टैंक है और सर्कुलर टैंक बेसिकली दो फिनोमेना पे काम करते हैं। पहला फिनोमेना है हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक, एक होता है वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक। ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक में क्या है, पानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो होता है। वर्टिकल में मतलब पानी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल फ्लो टैंक बोलते हैं। वो तो जनरली जो वर्टिकल फ्लो टैंक होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके सर्कुलर टैंक होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके वो आपके रेक्टेंगुलर टैंक होते हैं। ठीक है। उन टैंकों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगला है सेडिमेंटेशन एडेड विद कोआगुलेशन। अब क्या होता है, जब हम सेडिमेंटेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फाइन पार्टिकल होते हैं जो हम रिमूव नहीं कर पाते सेडिमेंटेशन टैंक में। मतलब जो हॉरिजॉन्टल टैंक बताया मैंने आपको, हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक बताया, वर्टिकल फ्लो टैंक बताया, उसमें हम क्या करते हैं, उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं। जब हम रिमूव नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उनमें हम क्या करते हैं, जैसे ही वो वाटर कहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक से मिला तो उसको हम वाटर को लेते हैं और उसमें क्या बोलते हैं, उसमें कुछ कोआगुलेंट मिला देते हैं। कोआगुलेंट क्या कर देता है, फ्लॉक बनाता है। फ्लॉक छोटे छोटे पार्टिकल को पकड़ के इकट्ठा कर लेगा और बड़े पार्टिकल में बना देगा और उसको धीरे से क्या कर देगा, नीचे सेटल डाउन कर देता है, फ्लॉक बनाता है। ठीक है। जनरली कोआगुलेंट के नाम आपने सुने होंगे। सबसे अच्छा कोआगुलेंट जो आपने अपने घरों में देखा होगा, एलम फिटकरी, जो जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, सबसे अच्छा कोआगुलेंट माना गया है, सबसे सस्ता, टिकाऊ और हर जगह आपको मिल जाता है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस कोआगुलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये फ्लॉक बना के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को एक इकट्ठा कर लेता है और ये क्या कर देते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये कहलाता है सेडिमेंटेशन एडेड विद कोआगुलेशन। इनके बारे में बहुत सारा है अंदर पढ़ने के लिए। अभी मैं आपको केवल इस लेक्चर में केवल ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला है इसके बाद सेडिमेंटेशन एडेड विद कोआगुलेशन हो गया। इसके बाद हम उस वाटर को फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना, पानी को छानना। ठीक है। घरों में आपने फिल्टर का यूज किया होगा, बहुत सारे टाइप के फिल्टर आपके घरों में लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली दो टाइप के फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक कहलाता है स्लो सैंड फिल्टर और दूसरा होता है रैपिड सैंड फिल्टर। एक कौन सा होता है, स्लो सैंड फिल्टर, एक होता है रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है। जनरली हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक एडवांस फिल्टर भी आया है जिसको बोलते हैं प्रेशर फिल्टर बोलते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं एडवांस फिल्टर है, मतलब इन दोनों का एडवांसमेंट है, वो प्रेशर फिल्टर है। तो जनरली ध्यान रखिएगा, फिल्टर दो ही टाइप के हैं, एक रैपिड सैंड फिल्टर और एक होता है एक स्लो सैंड फिल्टर, एक होता है रैपिड सैंड फिल्टर। और जो एडवांस फिल्टर है उसको क्या बोलते हैं, आप प्रेशर फिल्टर बोलते हैं। मेरी बात का थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस यूनिट में सबसे ज्यादा अगर पहला क्वेश्चन आपको, मतलब जितने भी आप एग्जाम देखेंगे तो हमेशा जनरली वो पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। और कभी कभार स्लो सैंड फिल्टर की कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में भी बातचीत की जाती है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस स्लो सैंड फिल्टर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दी रैपिड सैंड फिल्टर। इनके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। ये तो आपसे पूछा भी जाता है कहाँ पर, आपके एग्जाम्स वगैरह में। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अपन विस्तार से पढ़ेंगे और कैसे कैसे हम इन फिल्टर्स की हम डिजाइन कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इन फिल्टरों को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगला है डिसइंफेक्शन। ठीक है। पहले क्या किया आपने, स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग के बाद सेडिमेंटेशन किया, सेडिमेंटेशन के बाद कोआगुलेशन में ले गए, कोआगुलेशन में ले जाने के बाद आपने क्या, फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन किया। डिसइंफेक्शन क्यों करते हैं, बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए। मतलब हम क्या करेंगे कि बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन के बाद हम पानी को टेस्ट करेंगे कि क्या उसमें बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिमूवल करना है। तो रिमूवल करने के एक सबसे अच्छा तरीका क्लोरीन का इस्तेमाल करिए।
सबसे अच्छा कंपाउंड है क्लोरीन, उसका इस्तेमाल करिए। जनरली भारत की जितनी भी म्युनिसिपल हैं वो सब की सब क्लोरीन का ही इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। क्लोरीन बेल्ट का क्लोरीन पाउडर होता है, क्लोरीन पाउडर का इस्तेमाल करके उसका डिसइंफेक्शन प्रोसेस किया जाता है, पूरे के पूरे पानी का डिसइंफेक्शन प्रोसेस किया जाता है। लेकिन घरों में अगर आप छोटे मोटे तालाबों में, आपके कुएं में, थोड़ी देर के लिए आपको घरों में, तो हम ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा भी हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन में बताऊंगा कैसे कैसे डिसइंफेक्शन होता है, उसमें ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है, कितने टाइप का क्लोरीनेशन होता है। तो क्लोरीनेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनके बारे में भी हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। पोस्ट क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन, बहुत सारे क्लोरीनेशन के टाइप हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपके इस टॉपिक में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अगला देखिए, अगला कौन सी प्रोसेस है? एरिएशन प्रोसेस। एरिएशन प्रोसेस, इसके बाद जैसे डिसइंफेक्शन हुआ, इसके बाद आपको कहाँ ले जाना है इसको, पानी को? एरिएशन। एरिएशन मतलब पानी को एरिएट करना। एरिएट मतलब क्या है? पानी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस प्रोड्यूस करना। तो उसके लिए बहुत सारे एरिएटर्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, जो पानी को घुमाते हैं और उसमें एयर की मिक्सिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं एरिएशन बोलते हैं, ठीक है। एरिएशन करने के बाद हम पानी को कहाँ ले जाते हैं? सॉफ्टनिंग प्रोसीजर में। अब क्या है, एरिएशन करने के बाद हम पानी को टेस्ट करते हैं, क्या इसमें हार्डनेस प्रेजेंट है। तो जनरली ध्यान रखिएगा, दो टाइप की एक हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? टेम्परेरी हार्डनेस ऐसी हार्डनेस होती है जो आप सिंपल जो प्रोसेस होती है, सिंपल मतलब कौन सी प्रोसेस? बॉइलिंग प्रोसेस से आप रिमूव कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आपके घर के पानी में हार्डनेस ज़्यादा है तो आप पानी को क्या करिए, गैस पे रखिए और उबालिए। उबालने के बाद छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, नीचे बॉटम में पूरी की पूरी गंदगी बैठ जाती है। तो वो बोलते हैं कि उसको बोलते हैं टेम्परेरी प्रोसेस। लेकिन आप समझिए, अगर म्युनिसिपल सप्लाई है, अगर उतने जिसमें लाखों लीटर पानी है, उसको क्या आप गर्म कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल चीज़ नहीं है, हम इसको ऐसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। कैसे? बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो जो ह्यूज सप्लाई है, तो उसको करने के लिए हमारे पास 2-4 मेथड्स हमारे सामने निकल के आती हैं। पहली मेथड है, इसको बोलते हैं लाइम सोडा प्रोसेस। इसके बाद होती है जियोलाइट प्रोसेस। इसके बाद है एक आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो कुल मिला के ये 3 प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम मिलियंस ऑफ लीटर पानी को हमें क्या करना पड़ता है? ट्रीट करना पड़ता है, हमें इसको साफ बनाना पड़ता है, ठीक है। ह्यूज जो वाटर सप्लाई है ना, उसको हम इन्हीं 3 मेथड से ही निकालते हैं, ठीक है। जनरली सबसे ज़्यादा जो यूजफुल मेथड है वो आपकी कौन सी है? लाइम सोडा प्रोसेस। जनरली हमारे देश में, हमारे इंडिया में हम इस मेथड का क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अगला कौन सा है? सॉफ्टनिंग के बाद मिसलिनियस ट्रीटमेंट। अब क्या होता है कि पानी में सॉफ्टनिंग कर दी, फिर इसके बाद टेस्ट किया तो देखिए उसमें थोड़ी देर के लिए मेटल्स निकले, उसमें फ्लोराइड कंटेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब फ्लोराइड की वैल्यू आ गई तो अब उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में अगर फ्लोराइड है, अगर बच्चों ने उसको ड्रिंक कर लिया तो उनको केविटी की प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। नाइट्रेट है तो उसमें क्या, बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। हमारे बॉडी में भी जो यंग है उनको भी बॉडी में परेशानी होने लगती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सब्सटेंस को हमें क्या करना पड़ता है? वहां से रिमूव करना पड़ता है। रिमूव कैसे करना पड़ता है? उनको हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं? हमें मिसलिनियस ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जनरली फ्लोराइड कंटेंट हटाने के लिए मैं आपको बता दूं, नालगोंडा टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये फ्लोराइड कंटेंट को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग नालगोंडा टेक्निक्स के बारे में मैं आपको वहां पर बताऊंगा। तो जनरली आपको मैंने बताई इतनी सारी मेथड होती है और उनके बारे में बताया कि कैसे 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 हमें इस सब्जेक्ट को आगे लेके चलना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्क्रीनिंग में न्यूमेरिकल आता है यहाँ पर, ठीक है। इसकी डिजाइनिंग आती है आपको। इसके बाद आपको सेडिमेंटेशन की डिजाइनिंग आएगी और इसके बाद सेडिमेंटेशन के बाद सेडिमेंटेशन एडेड विद कोआगुलेशन में कोआगुलेशन डोज की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बनता है। इसमें जार टेस्ट का जनरली इस्तेमाल करते हैं कोआगुलेशन डोज की वैल्यू निकालने के लिए, जार टेस्ट का इस्तेमाल करना होता है। आपने प्रैक्टिकल में जार टेस्ट के बारे में पढ़ा हुआ, कैसे अपन को जार टेस्ट को आपको क्या करना, परफॉर्म करना है। इसके बाद यहाँ पर फिल्ट्रेशन में स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर की डिजाइनिंग आती है, तो वो आपको डिजाइन करनी पड़ती है। इसके बाद ये जो डिसइंफेक्शन, तो इसमें कोई डिजाइन नहीं करना पड़ता, आपको क्लोरीन डोज कितनी देनी है इसके बारे में आपको वैल्यू निकाल के देनी पड़ती है। और अगला है एरिएशन। तो एरिएशन के लिए ज़्यादा आप यहाँ पर डिजाइनिंग जो हमारे जो
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन जो अगला है सॉफ्टनिंग, वहाँ से न्यूमेरिकल जरूर बनता है, जिसमें लाइम सोडा प्रोसेस में लाइम की वैल्यू, सोडा की वैल्यू वो निकालने के लिए बोलते हैं और हार्डनेस की वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद मिसलेनियस ड्रिलिंग, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, यानी थ्योरी पोर्शन ही पूछा जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, फिल्ट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर से एक क्वेश्चन तो आना तय है, आके ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका ये सेडिमेंटेशन टेक्निक, यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है, वो आता ही आता है, सेडिमेंटेशन पे एक न्यूमेरिकल बनेगा और वो न्यूमेरिकल आपको करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि एक थ्योरी प्लस एक न्यूमेरिकल आएगा, तो आप थ्योरी तो कर लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल आपको छोड़ने पड़ जाएंगे, तो आपके मार्क बहुत से कम आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे एक एक करके, तो हम वहाँ पे फार्मूले भी पढ़ेंगे, डिजाइन भी पढ़ेंगे, और डिजाइन फार्मूले पढ़ते हुए इस यूनिट को क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।